गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस जैन ज्वेलरी। ये मैटर दिल्ली ITAT की सी बेंच ने डिसाइड किया। मैटर 87 ITR पेज नंबर 43 पे रिपोर्ट हुआ और केस जो है वो 7 अप्रैल 2021 को डिसाइड किया गया। मैटर असेसमेंट ईयर 12-13 का है। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस में जो असेसी था वो एक ज्वेलर था। उसने सूरत से अपनी कोई ज्वेलरी की परचेजेस की थी। किसी आदमी के यहाँ सर्च हुई जिसने ये एडमिट किया अपनी सर्च में कि उसने असेसी को जो है वो बोगस परचेज़ जो है वो दी है और असेसी ने बोगस परचेजेस बुक की है। ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 12-13 जिस साल का केस है, असेसिंग ऑफिसर ने बोगस परचेजेस की एडिशन कर दिया। करीबन 2 करोड़ के करीब असेसी की जो है वो एडिशन की गई थी और 2 पार्टियों से ये परचेज़ की गई थी। इस केस में असेसिंग ऑफिसर ने 133(6) का नोटिस इशू किया जिनसे परचेजेस की गई थी। 133(6) के रिप्लाई में जिन 2 पार्टीज़ को नोटिस इशू किया था AO ने, उन दोनों का रिप्लाई आ गया। बाद में असेसिंग ऑफिसर साहब ने सूरत के असिस्टेंट कमिश्नर को लेटर लिखा था वहाँ पे कि क्या कहते हैं, ये जो पार्टीज़ हैं उनका 131 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि AO दिल्ली के थे और पार्टीज़ जो हैं सूरत की थी। तो क्योंकि दिल्ली का ITO जो है डायरेक्ट उनको 131 करके नहीं बुला सकता था, तो इसीलिए सूरत के असेसिंग ऑफिसर ने जब पार्टीज़ को नोटिस इशू किया तो उसने पाया कि ये नोटिस जो है सर्व नहीं हुए और वहाँ पे प्रीमाइसेस बंद थे। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट लगा दी कि वहाँ पे वो पार्टीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती, हो सकता है कि उनका एड्रेस चेंज हो गया हो। इस बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर ने असेसी की एडिशन कर दी, ये कहते हुए कि 131 के नोटिस सर्व नहीं हुए हैं, पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। और क्योंकि 133(6) के जो रिप्लाई आए हैं, ये एलिगेशन असेसिंग ऑफिसर साहब ने लगाया कि ये दोनों रिप्लाई एक ही हैंडराइटिंग में हैं। एनवलप पे जो एड्रेस लिखा गया है वो एक ही हैंडराइटिंग में लिखा गया है और ये कहते हुए ये उन्हें एडिशन कर दिया। मैटर CIT अपील्स आपके पास गया। जब CIT अपील्स आपके पास गया तो उस वक्त जिन भी 2 पार्टी से परचेज़ की गई थी उनमें से एक पार्टी ने आकर के बाकायदा CIT अपील्स आपके सामने ये बताया कि भाई मैंने ये माल बेचा है अपने क्लाइंट को दिल्ली में, जिसकी असेसमेंट चल रही है, इस तरीके से मुझे पेमेंट आई है, और उसने अपनी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराया। लेकिन डिपार्टमेंट का ये कहना था कि जब ये परचेज़ की गई ज्वेलरी तो असेसी ने इस पार्टी के लिए, क्योंकि 2 पार्टीज़ में से एक पार्टी के लिए कोई भी एयर टिकट वगैरह नहीं दी है जिससे ये साबित हो कि ये माल जो है असेसी ने परचेज़ किया है। लेकिन जिसने माल बेचा था उसने CIT अपील्स आपके सामने ये एडमिट किया कि मैंने ये माल बेचा है। बहरहाल CIT अपील साहब ने, क्योंकि 2 पार्टियों से परचेजेस बुक थी, तो जिस पार्टी ने आकर के पेमेंट को कंफर्म कर दिया था, स्टेटमेंट दे दी थी, तो उसके लिए जो है वो एडिशन पार्शियली डिलीट कर दिया। बाद में डिपार्टमेंट और असेसी दोनों ITAT में अपील में गए, क्योंकि जिस चीज़ के लिए असेसी को रिलीफ मिल गया था उस चीज़ के लिए डिपार्टमेंट अपील में गया और जिस चीज़ के लिए असेसी को रिलीफ नहीं मिला था उसके लिए असेसी अपील में गया। ITAT ने ये डिसीज़न दिया सबसे पहले तो ये बात कहते हुए कि असेसिंग ऑफिसर ने सेल्स को डिनाई नहीं किया है, तो उसकी पूरी कॉरस्पॉन्डिंग परचेज़ को जो है वो डिनाई नहीं किया जा सकता और उसको बोगस नहीं माना जा सकता। दूसरी बात, ITAT ने ये कहा कि असेसिंग ऑफिसर एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है। वो ये नहीं कह सकता कि दोनों एड्रेस जो है वो एक ही आदमी ने अपने पेन से लिखे हैं। यदि उसको ऐसी कोई फाइंडिंग लानी थी तो उसकी फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट उसको लेनी चाहिए थी। ही इज़ नॉट ए हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, सो ही कैन नॉट एलिज दैट कि बोथ द रिप्लाईज हैज़ बिन गिवन बाय द सेम पार्टी। तीसरी बात, ITAT ने ये कहा कि असेसी ने डिपार्टमेंट से अपॉर्चुनिटी मांगी थी कि जिसकी स्टेटमेंट के बिहाफ पे डिपार्टमेंट ने असेसी की एडिशन की है उसकी स्टेटमेंट की कॉपी दी जाए और जिस बंदे ने स्टेटमेंट दी है उसको
एसएससी से कन्फ्रंट कराया जाए, तो वो भी डिपार्टमेंट ने नहीं किया था। तो इन 3 बातों को मेन आधार लेते हुए दिल्ली आईटीएटी ने एसएससी को रिलीफ दिया, और तीनों ही बड़े वैलिड पॉइंट थे कि जब तक कि उस स्टेटमेंट को कन्फर्म ना कराया जाए, जब तक एसएससी की जो है वो एडिशन नहीं की जा सकती। फ्रेंड्स, इस तरीके से आईटीएटी ने एसएससी को रिलीफ दिया और एसएससी अपने मैटर को निकाल पाया। लेकिन इस केस से जो हमें सीखने को मिलता है वो ये मिलता है कि जब हम अपनी असेसमेंट कराते हैं या सीआईटी अपील्स आपके पास होते हैं या आईटीएटी में होते हैं, तो हमारा होमवर्क भी पूरा होना चाहिए। इस केस में एसएससी का होमवर्क पूरा था। उसने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मांगा, उसने राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन मांगा, उसने पूरे डॉक्यूमेंटेशन, इस केस में 133(6) के रिप्लाई प्रॉपर फाइल थे। जिस पार्टी से परचेज़ किया गया था उस पार्टी ने आकर के सीआईटी अपील्स आपके सामने भी ये बात कही कि मैंने एसएससी को सेल किया है। तो कुछ चीज़ यदि हमारी पूरी हो, कुछ हमारा होमवर्क पूरा हो, तो हमको आगे जा कर के रिलीफ मिल सकता है। लेकिन पूरी तरीके से यदि हम ब्लाइंड हैं और हमारी फ़ाइल प्रॉपर नहीं है, हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, तो हमें अपने मैटर को जीतने में दिक्कत आती है। फ्रेंड्स, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Assistant Commissioner of Income Tax versus Jain Jewelry. Thank you friends. Thank you.